2011 में नासा द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद जूनो अब तक किसी अंतरिक्ष मिशन के लिए तैनात किए गए सबसे अच्छे जांचों में से एक साबित हुआ है। महीनों तक हमारे सौर मंडल में घूमने के बाद जूनो ने 2016 में बृहस्पति की ध्रुवीय कक्षा में प्रवेश किया और अब 6 वर्षों से ग्रह का अवलोकन कर रहा है। इस दौरान यह हमारे सबसे बड़े पड़ोसी ग्रहों के बारे में मूल्यवान और व्यावहारिक डेटा एकत्र कर रहा है। इसने हाल ही में कुल 35 नियोजित कक्षाओं में से पेरिजोव 29 या अपनी 29वीं ध्रुवीय कक्षा को पूरा कर लिया है, जिसका अर्थ है कि अब हम इस मिशन के आधे रास्ते से काफी आगे निकल चुके हैं। हालांकि जूनो वर्षों से बृहस्पति का अवलोकन कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने जो कुछ खोजा उसके लिए नासा के वैज्ञानिक तैयार नहीं हो सके। ये खोजें क्या हो सकती थी, जानने के लिए अंत तक देखते रहें। ग्रह के चारों ओर तीव्र विकिरण के कारण इस बारे में कुछ संदेह था कि क्या जूनो इतने लंबे समय तक चलेगा, लेकिन जूनो वर्तमान में अच्छे स्वास्थ्य में है। इसकी ध्रुवीय कक्षा इसे ग्रह के बहुत करीब ले जाती है, इसके वायुमंडल से केवल 4000 किमी ऊपर, जिसका अर्थ है कि यह बृहस्पति के प्लाज्मा टोरस के अधिकांश से बचता है। अत्यधिक ऊर्जावान कणों का क्षेत्र, कण जो बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जगह में फंस गए हैं। लेकिन शुक्र है कि जूनो को तुरंत पता चला कि जहां वह परिक्रमा करता है वहां विकिरण प्रारंभिक अपेक्षा से बहुत कमजोर था। इसका मतलब यह है कि कैमरा अभी भी चालू है, जो सबसे पहले आने वाले उपकरणों में से एक था। जूनो ने भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर एक और छोटी और कम शक्तिशाली विकिरण बेल्ट की खोज करके वैज्ञानिकों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया, जो ग्रह को कसकर गले लगाता है। अब तक इस विकिरण बेल्ट के पीछे के तंत्र अज्ञात है। हालांकि विकिरण का जोखिम उतना बुरा नहीं है जितना वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। जूनो की कक्षा की प्रकृति के कारण हर गुजरते पेरिजोव इसे मुख्य विकिरण बेल्ट में अधिक से अधिक ले जाता है, जिसका अर्थ है कि जूनो निश्चित रूप से हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। और पेरिजोव 35 फिलहाल मिशन नियंत्रकों का मानना है कि मिशन को मजबूरन समाप्त करना होगा, जिसके बाद वे यूरोपा के साथ भविष्य में किसी भी टकराव से बचने के लिए जूनो को बृहस्पति से टकरा देंगे। प्लाज्मा टोरस में आवेशित कण विशेष रूप से बृहस्पति के निकटतम बड़े चंद्रमा लो की ज्वालामुखीय गतिविधि से आते हैं, जो कणों को बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में विस्फोटित करता है। आयो प्रति सेकंड 1 टन कणों को बृहस्पति की कक्षा में फेंकता है। जैसे ही आयो प्लाज्मा टोरस के माध्यम से यात्रा करता है और बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर के साथ संपर्क करता है, इससे ग्रह और चंद्रमा के बीच एक फ्लक्स ट्यूब मौजूद हो जाती है। एक फ्लक्स ट्यूब एक विद्युत प्रवाह होता है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के एक बेलनाकार ट्यूब के साथ यात्रा करता है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह 400,000 वोल्ट और 10 लाख से 5 लाख एम्पीयर तक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। जूनो अपनी 12वीं कक्षा के दौरान फ्लक्स ट्यूब की बहुत सटीक रीडिंग प्राप्त करने में सक्षम था, क्योंकि यह सीधे इसके माध्यम से गुजरा था। नहीं, इसने अंतरिक्ष यान को भून नहीं दिया, क्योंकि फ्लक्स ट्यूब का व्यास बड़ा है और इसलिए यह यान को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त रूप से केंद्रित नहीं है। इसके अलावा जूनो कुछ ही सेकंड में इसके अंदर और बाहर हो गया। जूनो एक विशाल अंतरिक्ष यान है जिसका व्यास 20 मीटर है, और यह वास्तव में होना ही चाहिए, क्योंकि यह एक सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष यान है और यह पृथ्वी के चारों ओर सूर्य का केवल 4% ही प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि भले ही ये पैनल विशाल हैं, यह केवल 400 वॉट से थोड़ा ऊपर ही उत्पन्न कर सकते हैं। जूनो के डेटा के माध्यम से अब हमारे पास बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र का एक अत्यधिक विस्तृत नक्शा है, जो हर गुजरती कक्षा के साथ और अधिक सटीक होता जा रहा है। जैसा कि अपेक्षित था, जूनो ने पुष्टि की कि बृहस्पति में एक द्विध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र है। हालांकि यह घूर्णन अक्ष के साथ बहुत संरेखित नहीं है। हालांकि जो बहुत दिलचस्प था वह यह है कि वैज्ञानिकों ने ग्रेट ब्लू स्पॉट नामक एक चीज की खोज की, जो बृहस्पति पर एक क्षेत्र है जहां चुंबकीय क्षेत्र बहुत केंद्रित है। पायनियर, वोयाजर और गैलीलियो जैसे पिछले बृहस्पति मिशनों के साथ जूनो के चुंबकीय क्षेत्र डेटा की तुलना करने से सौर मंडल के लिए पहली बार भी पता चला है। बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र की संरचना समय के साथ बहुत धीरे धीरे बदलती पाई गई है, जिसे धर्मनिरपेक्ष भिन्नता कहा जाता है। यह बृहस्पति के ग्रेट ब्लू स्पॉट के आसपास सबसे अधिक स्पष्ट था, और ऐसा माना जाता है कि यह बृहस्पति के वायुमंडल के ठीक आधार पर एक क्षेत्र द्वारा संचालित होता है,
जिसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा टोरस में आवेशित कणों के संयोजन का मतलब है कि बृहस्पति के पास सौर मंडल में सबसे चमकीला अरोरा है, जिसकी उज्ज्वल शक्ति 100 टेरावाट है। पृथ्वी की तरह अरोरा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के चारों ओर बैंड के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन पृथ्वी के विपरीत ये अरोरा मुख्य रूप से पराबैंगनी में दिखाई देते हैं और मुख्य रूप से प्रत्यावर्ती धाराओं से उत्पन्न होते हैं, प्रत्यक्ष धाराओं से नहीं। जब जूनो ने बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर में प्रत्यक्ष धाराओं से उत्पन्न शक्ति को मापा, तो यह अरोरा की चमक के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शेष शक्ति प्रत्यावर्ती धाराओं से आ रही है। इस समय यह माना जाता है कि ये प्रत्यावर्ती धाराएं चुंबकीय क्षेत्र में अशांति के कारण उत्पन्न होती हैं। विशेष रूप से उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक जटिल होती हैं, जो धाराओं के सीधे प्रवाह में हस्तक्षेप करती हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अरोरा की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है। उत्तर में अरोरा बहुत अधिक फैला हुआ है, फिलामेंट्स और फ्लेयर्स की तरह दिखता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकनी हैं, अरोरा अधिक संरचित और गोल प्रतीत होता है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र हमें बृहस्पति के आंतरिक भाग का पता लगाने के लिए जूनो के मुख्य विज्ञान लक्ष्यों में से एक तक अच्छी तरह से लाता है। जूनो के आने के बाद से पिछले सिद्धांतों को उसके द्वारा एकत्र किए गए डेटा द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। पहले यह सोचा गया था कि एक ठोस कोर है, फिर कोर और अगली परत, धात्विक हाइड्रोजन परत के बीच एक तेज कट ऑफ लाइन होती है। तब यह सोचा गया था कि बादल की परत अधिक से अधिक कुछ 100 किलोमीटर गहरी होगी, लेकिन जूनो डेटा के आधार पर बृहस्पति का वातावरण 3000 किमी नीचे तक फैला हुआ है और इसके नीचे धात्विक हाइड्रोजन का एक महासागर है जो केंद्र तक जाता है, और यदि कोई कोर है भी तो यह बहुत स्पष्ट है, संभावित रूप से मिश्रित हो रहा है धात्विक हाइड्रोजन परत के साथ। तो वास्तव में बृहस्पति को गैस दानव कहना थोड़ा कपटपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि इसकी त्रिज्या का 80-90% हिस्सा अब एक तरल है, या तकनीकी रूप से एक विद्युत संचालन प्लाज्मा है, जो शायद तरल पारा के समान दिखता है। यहाँ दबाव इतना अधिक है कि हाइड्रोजन 2 संयुक्त प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के साथ अपनी आणविक संरचना को बरकरार नहीं रखता है, और इसके बजाय वे अलग हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज एक विद्युत प्रवाहकीय पदार्थ बन सकते हैं। हम कहते हैं कि विश्वास करो, चूंकि हम अभी तक प्रयोगशाला स्थितियों में धात्विक हाइड्रोजन को फिर से बनाने में सक्षम नहीं हुए हैं, इसलिए आवश्यक दबाव पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव से लाखों गुना अधिक है। यद्यपि हम मानते हैं कि बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसा ही होना चाहिए। इस शक्ति का चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए डायनेमो की उत्पत्ति एक विद्युत चालित पदार्थ में होनी चाहिए। यह पृथ्वी के कोर में मौजूद लोहे की तरह सघन धातु नहीं हो सकती, क्योंकि बृहस्पति के पास इसके लिए घनत्व नहीं है। वास्तव में इसके घनत्व के आधार पर हम जानते हैं कि यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और थोड़ी मात्रा में हीलियम से बना होगा, जो सूर्य के समान संरचना में है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत का एक अन्य कारक बृहस्पति का तीव्र घूर्णन है। बृहस्पति पर एक दिन केवल 10 घंटे का होता है। इससे निकलने वाली विभिन्न शक्तियां तरल को हिलाती हैं, जिससे डायनेमो उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र का घूर्णन है, जिससे हम बृहस्पति पर एक दिन को माप सकते हैं, क्योंकि केवल बृहस्पति के दृश्य बैंड को देखने से आपको कोई निश्चित परिणाम नहीं मिल सकता है। जूनो पर लगा रेडियो तरंग उपकरण बृहस्पति पर बिजली गिरने का पता लगाता है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ये तूफान भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों की ओर और दक्षिणी ध्रुव की तुलना में उत्तरी ध्रुव की ओर अधिक स्थानीय होते हैं। इसका कारण भी अज्ञात है। बृहस्पति को करीब से देखने पर आपको ग्रह भर में आश्चर्यजनक भंवरों और तूफानों पर ध्यान न देने में कठिनाई होगी। जूनो को सीधे ग्रेट रेड स्पॉट की परिक्रमा करने का अवसर मिला है, जहां उसने कुछ बहुत ही दिलचस्प खोज की है। यह झांक था कि ग्रेट रेड स्पॉट क्लाउड डेक के ऊपर ऊंचा उठता है, लेकिन वैज्ञानिकों को यह उम्मीद नहीं थी कि यह बृहस्पति के वायुमंडल में कितनी गहराई तक प्रवेश करता है। जूनो पर वायुमंडल में झांकने के लिए डिजाइन किए गए उपकरण की रेंज 350 किमी है, और ऐसा लगता है कि ग्रेट रेड स्पॉट उससे भी आगे तक फैला हुआ है। यह भी दिलचस्प है कि यह स्थान 80 किमी की गहराई तक आसपास के क्षेत्र की तुलना में ठंडा है,
और उसके बाद यह वास्तव में आसपास के क्षेत्र की तुलना में गर्म हो जाता है। यह गर्मी शायद तूफान का कारण बन रही है। यह सिद्धांत दिया गया है कि ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति पर एक स्थायी विशेषता है, लेकिन हमारे पास अब तक इसका निरीक्षण करने के लिए केवल लगभग 400 वर्ष हैं, जो कि खगोलीय समय के पैमाने पर पलक झपकते ही है। बृहस्पति के ध्रुवों पर नजर डालने पर अन्य संभावित स्थायी विशेषताएं देखी गई हैं। शनि के विपरीत, जिसके एक ध्रुव पर एक षटभुज और दूसरे ध्रुव पर एक भंवर है, बृहस्पति के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर 5 और उत्तर के चारों ओर 8 भंवर हैं। यह कहना कठिन है कि ये तूफान कितने स्थायी हैं, क्योंकि जूनो केवल 3 वर्षों से वहां है। जूनो पहली बार था जब हम वास्तव में बृहस्पति के ध्रुवों को अच्छी तरह से देख पाए थे, लेकिन वे उस पूरे समय के दौरान यथोचित स्थिर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अमोनिया बादल की परत के नीचे पानी और बर्फ के बादल की परत होती है। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि यह परत वास्तव में अभी तक देखी नहीं गई है। हालांकि यह जूनो के विज्ञान लक्ष्यों में से एक है और इस मायावी पदार्थ को खोजने के लिए उसके पास कई माइक्रोवेव डिटेक्टर हैं। बृहस्पति भीतर से गर्मी उत्पन्न करता है और माइक्रोवेव भी उत्सर्जित करता है, जिसे पानी के बादल अवशोषित कर लेंगे। तो सिद्धांत रूप में जूनो को यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि बृहस्पति के वायुमंडल में पानी कहां मौजूद है, जहां बृहस्पति के माइक्रोवेव दिखाई नहीं देते हैं। यह सब कहा जा रहा है। जूनो के पास अभी भी इस मिशन के साथ जाने के लिए कुछ समय है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले वर्षों में इसके द्वारा एकत्र किए गए डेटा की जांच की जाएगी। बृहस्पति के बारे में हमारी समझ धीरे धीरे बढ़ रही है, और इस ज्ञान के साथ हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और बृहस्पति के आकार वाले अन्य सौर मंडलों की दुनिया के बारे में भी बेहतर समझ आती है। एक बात निश्चित है, यह आखिरी बार नहीं होगा जब बृहस्पति हमारे दिमाग को उड़ा देगा।